नमस्कार साथियों, आप सभी का मधुरम हिंदी उदयपुर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम निशुल्क कक्षा की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आज हम ये तीसरी कक्षा लेकर आप सभी मित्रों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पिछली दोनों कक्षाओं को बहुत शानदार जो है रेस्पॉन्स दिया है और मेरा दायित्व और भी बढ़ जाता है। तो आपके दिए गए स्नेह के अनुरूप ही मैं और अधिक प्रयास करने के लिए प्रयासरत हूं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। समय का अभाव है, आपको भी परीक्षाएं देनी है, इसलिए कम समय में आपको ज्यादा देने का मानस है। इसलिए किसी भी प्रकार की और बात नहीं करके सीधा सीधा कंटेंट पर आ रहा हूं और आपसे केवल इतना सा आग्रह करता हूं कि दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ मेरा वो बालक, मेरा वो भारतीय, वो मेरा राजस्थानी छात्र कहीं अपने आप को दुखी महसूस नहीं करे, क्योंकि मधुरम ने यह ठान ली है कि अब बच्चों के हितार्थ, पहले भी बच्चों के हित में ही काम किया जा रहा था, पर दुगनी ऊर्जा और उत्साह के साथ अब फिर से मैदान में हूं और आप सभी के स्नेह का अभिलाषी हूं और चाहता हूं कि आप अपने जीवन का निर्माण करें, क्योंकि सपने वही हैं जो वास्तव में हमें कहीं न कहीं चिंतन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और जो जितना मजबूर होता है मेरा मानना है कि वह उतना ही मजबूत होकर इस संसार के सामने खड़ा होने वाला है। तो आइए मित्रों, आज की जो हमारी कक्षा है, तीसरी कक्षा में आप देखिएगा हम जो बात करने वाले हैं उसमें आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा किस तरह से रही है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के लिए जो आधारभूत ग्रंथ थे, स्रोत थे, उनके ऊपर प्रकाश डाला था। तो आज हम सीधे सीधे चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही, किसने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखा। यही कुछ प्रश्न है, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक कौन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम भारतीय लेखक कौन, हिंदी भाषा में लिखा प्रथम भारतीय इतिहास ग्रंथ कौन सा है, और अंग्रेजी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का समाधान आज की कक्षा में आपको मिलने वाला है। तो मित्रों देखिएगा, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे मानते हैं हम, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे मानते हैं। फिर देखिए, परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कौन सा, परंपरागत रूप में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास ग्रंथ कौन सा। इन सब प्रश्नों के उत्तर आज की कक्षा में आपको मैं देने वाला हूं। तो पहला इतिहास ग्रंथ जो लिखने का प्रयास किया मित्रों, वो किसने किया, गारसा दतासी नामक हमारे एक लेखक हुए जो मूलतः फ्रेंच विद्वान थे, और उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य किया। यद्यपि वो पूर्णतः इतिहास ग्रंथ था या नहीं था, लेकिन प्रारंभ जो है मित्रों गारसा दतासी ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास, ध्यान दीजिए मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया, गारसा दतासी द्वारा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रथम पूछे, है ना, इतिहास, प्रथम इतिहास लेखक हिंदी साहित्य का, तो गारसा दतासी होंगे। इनके ग्रंथ का नाम जो है मित्रों, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी, ये इनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। अर्थ क्या होता है देखिएगा, इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, क्योंकि फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है तो उसका टाइटल भी फ्रेंच भाषा में ही है। लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर, समझ लें आप, साहित्य, और एंदुई का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। एंदुई का अर्थ सीधे सीधे आप समझ जाएं हिंदी, और एंदुस्तानी, एंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी का अर्थ हुआ उर्दू मिश्रित हिंदी। ठीक है, तो पूरे ग्रंथ का जो नाम था इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। थोड़ा गला सहयोग कम कर रहा है, कार्यभार थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन
आप चिंता नहीं करें, मैं मैदान में हूं और मैं आप सब लोगों को कहीं भी हताश और निराश नहीं होने दूंगा। बहुत सारे दायित्वों के साथ ये भी मेरा एक दायित्व बनता है, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और वर्तमान में भले किसी भी पद पर कार्य कर रहा हूं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे अंदर का शिक्षक जिंदा रहना चाहिए। और आपके कमेंट से तो पता नहीं ये और जागृत हो गया है। तो आप अपना काम करें, मैं अपनी ओर से निश्चित तौर से आपको आगे ले जाऊंगा। मित्रों, रचना काल की बात करते हैं कि ये जो इस्तवार दला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी जो है, इसकी रचना कब हुई, क्या हुई, बहुत संक्षिप्त में आप देखिएगा, बहुत संक्षिप्त में। यूं देखें मित्रों तो इसके कुल 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग है। और संस्करण की बात करें तो कितने संस्करण हैं? 2 संस्करण है। सबसे पहले प्रथम संस्करण की बात कीजिए, जिसमें 2 भाग हैं। ठीक है, प्रथम भाग जो है मित्रों 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो आपको एक सन यही याद रखना है कि इस्तवार दला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो मित्रों एक सन जहां पर पूछा जाएगा 1839 ही बताएंगे। द्वितीय भाग मित्रों 1847 है, क्योंकि हम 1947 में आजाद हुए हैं, तो आजादी से ठीक 100 वर्ष पहले इसका द्वितीय भाग आ गया। याद रखने में सरल होगा, है ना। 1947 में आजाद हुए, 1847 में जो है द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ है। फिर मित्रों यहां द्वितीय संस्करण की बात करते हैं, जिसमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो प्रथम और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन है वो 1870 में होता है। 1870 में जो है प्रथम और द्वितीय भाग का जो है प्रकाशन होता है, और तृतीय भाग 1871 में है। तो कुल मिला के हमें इस्तवार दला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी में क्या याद रखना है? सन की जहां पर बात आए तो 1839, 1847, 1870, 1871 ये याद रखना है। ठीक है मित्रों, 738 कवियों, संख्या भी कभी पूछे तो ध्यान रखना, 738 कवियों का वृत्त संग्रह है। इसमें कोई कवियों की जो रचनाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई डिटेल में चर्चा की गई ऐसा नहीं है। केवल एक कवियों का वृत्त है, उनका नाम लिखा हुआ है, संक्षिप्त छुटपुट बातें उनके बारे में लिखी हुई है, जिसमें केवल हिंदी के 72 है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के कवि तो केवल 72 लिए गए। कितने में से? 738 में से। तो फिर ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कहा जाकर उर्दू साहित्य का इतिहास कहा जाना चाहिए था। लेकिन वो सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, और शेष सारे कवि जो हैं वो उर्दू के थे। अब देखिए इसका भाषा जो है मित्रों फ्रेंच है, अलग से लिखा हुआ देख लीजिएगा। और इसका प्रकाशक कौन है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी आयरलैंड। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि इस्तवार दला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी के प्रकाशक जो है वो कौन है। तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी आयरलैंड जो है, यहां से ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया मित्रों, कुछ भी नहीं। प्रथम संस्करण 2 भाग, द्वितीय संस्करण 3 भाग। प्रथम संस्करण में 2 भाग जो है, प्रथम भाग 1839 ईस्वी, दूसरा भाग 1947 से 100 साल ठीक पहले 1847 ईस्वी। प्रथम व द्वितीय भाग जो है वो मित्रों 1870 ईस्वी है, और द्वितीय भाग जो है यहां पर वो कितना है? 1871 ईस्वी है। ठीक है मित्रों, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, जल्दी से आपको आगे ले चलता हूं। सन 1848 ईस्वी में, ये भी एक सन ध्यान रखने योग्य है, सन 1848 ईस्वी में दिल्ली में एक मौलवी हुए जिनका नाम था मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया, और वाई.एफ. फैलन के सहयोग से, एक और इनके साथी हैं वाई.एफ. फैलन के सहयोग से, तबकात-उ-शुअरा, या इसका दूसरा जो नाम है वो है तज की राई सुअराई हिंदी, तज की राई सुअराई हिंदी। आपको ये नाम ज्यादा कंफर्टेबल होगा याद करने में, तज की राई सुअराई हिंदी या तबकात-उस-शुअरा। ठीक है, तो आप देखिए कि नाम से उर्दू में अनुवाद किया है ना, तो उर्दू में अनुवाद किया किसका? वो इस्तवार दला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी का जो है लगभग अनुवाद जैसा कार्यक्रम रहा, लेकिन इसमें कुछ मौलिक तथ्यों को भी और जोड़ दिया गया मौलवी साहब के द्वारा। ठीक है, अतः कुछ विद्वान इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं, जबकि लगभग मौलिक रचना जैसा मामला इसमें नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं। कुल 1004 कवि, जिसमें से हिंदी के केवल 60 कवि, शेष सभी उर्दू के थे। इन्होंने कवियों की संख्या और बढ़ा दी, 738 की जगह कितनी हो गई? 1004। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सबसे पहले किसने किया?
तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया मित्रों। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर थे। इन्होंने इस्तवार दलालित्तुर हिंदू हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किया और अनुवाद किया हिंदू साहित्य का इतिहास। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, जो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के क्या रहे, प्रोफेसर रहे। और प्रकाशक जो है इस पुस्तक का हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद है। 1953 ईस्वी में इसका जो है वो प्रकाशन हुआ है। बहुत छोटे छोटे तथ्य है मित्रों, लेकिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। महत्व क्या है, फ्रेंच भाषा में किसी विदेशी द्वारा सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय लेखक भी इतिहास ग्रंथ को लिखने हेतु क्या हुए, प्रोत्साहित हुए। उनकी भी नींद खुली कि यार हमें हमारे मातृभाषा और राजभाषा का इतिहास हमें लिखना चाहिए, जबकि विदेशी व्यक्ति जो है वो इसके ऊपर चिंतन कर रहा है। उसने लिख डाला। वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास ग्रंथ है ये, है ना, ध्यान देना, जिससे भारतीय लेखक भी इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित हुए। और ये जो इस्तवार दलालित्तुर हिंदू हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। हमने पद्धतियों पर चर्चा कर ली। इसमें प्रथम कवि अंगद है, क्योंकि हम जानते हैं वर्णमाला के अनुसार अगर बात करते हैं हिंदी में तो सबसे पहले अम आएगा, तो अंगद है। और अंतिम कवि कौन है, हेमंत पंत है मित्रों। कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया है, ये कमियां है इसकी। युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इसे केवल और केवल क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है, केवल नाम है कवियों के और कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। फिर देखिए मित्रों, दूसरे हमारे महत्वपूर्ण इतिहास लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, प्रथम हिंदी भाषी लेखक। ध्यान देना, प्रथम हिंदी भाषी लेखक है। और यूं देखें तो इतिहास ग्रंथ लिखने वाले अगर क्रम के अनुसार देखें तो दूसरे मौलिक, ठीक है, और यूं देखें तो तीसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर का नाम आता, बीच में मौलवी करीमुद्दीन आ जाते है ना, लेकिन वो अनुवाद ग्रंथ है तो हम इनको दूसरा प्रमुख लेखक मान सकते हैं, शिव सिंह सेंगर। प्रकाशन वर्ष मित्रों 1883 ईस्वी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये द्वितीय संस्करण है वस्तुतः इनका। प्रथम जो है 1878 में प्रकाशित हो गया था और उसमें कुछ त्रुटियां हुई जिसमें सुधार हुआ, इसलिए जब भी सन की बात करें तो 1883 ही आपको बताना, ये केवल जानकारी के लिए है आपके। प्रकाशक कौन है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश। कई बार प्रकाशक भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया है, आप ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा वो भारतीय लेखक के रूप में प्रथम प्रयास है। जो पहले प्रश्न आपके सामने रखे थे उन सब के उत्तर आपको पूरी कक्षा में मिल जाएंगे। कुल लगभग 103 कवियों और लेखकों का जीवन चरित्र जो है वो इसमें वर्णित है और वर्णानुक्रम पद्धति पर यह भी आधारित है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो कौन सा है, शिव सिंह सरोज। ठीक है मित्रों, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। ठीक है, यहां पर ग्रंथ का नाम लिख लिया है शिव सिंह सरोज। ध्यान दीजिएगा, शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है। याद रखने में बहुत आसानी है, 1883 1883 याद रखिएगा। महत्व क्या है मित्रों, तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया है। सबसे पहली बार एक हिंदी लेखक, एक भारतीय के द्वारा इस तरह का अच्छा प्रयास किया गया शिव सिंह सरोज के माध्यम से। कमियां हो सकती है क्योंकि मित्रों जब काम करते हैं तो निरंतर कुछ न कुछ कमियां आती है। अब काम कोई भी करो उसकी कमियों के ऊपर दृष्टिपात करना जो है वो जनसमूह का काम है, लेकिन काम करने वाले का फोकस काम करने पर होता है और यथोचित स्थिति में उन कमियों में अगर कहीं ऐसा लगता है तो सुधार की गुंजाइश होती है, तो वो भी एक जरूरी है। तो यहाँ कुछ कमियां हो सकती है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है साहब, कोई बात नहीं। घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया, ये भी चलेगा। आचार्य शुक्ल ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा है क्योंकि इससे आगे जो है मिश्र बंधु आ रहे है ना। तो शिव सिंह सेंगर आदिकाल का प्रारंभ 770 विक्रम संवत से मानते हैं। प्रथम कवि पुष्यपुंड या पुष्पदंत मानते। सभी लाइनें प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति प्रश्न है, ये आप ध्यान रखना है ना। मैं आपको समर्पित करके अगली कक्षा की तरफ बढ़ जाऊंगा, आपको इसको ध्यान में रखना है मित्रों। फिर तीसरे हमारे कवि हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है मित्रों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर विदेशी व्यक्ति है जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सराहनीय प्रयास किया है और पहली बार काल विभाजन की बात की है
है ना। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन की बात की गई है। तो नामकरण और काल विभाजन का जो प्रथम व्यवस्थित प्रयास है वो कहीं न कहीं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इसका पूरा नाम है। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हाँ ठीक है, वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, रचना काल है मित्रों, कुछ भी याद नहीं रखना है, वो 1883 था, ये तो 1888 है ना, 1888 ईस्वी है, 1888 प्रकाशन वर्ष है। भाषा अंग्रेजी सीधा, नाम भी अंग्रेजी में ही है। और प्रकाशक कौन है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, एक साहित्यिक संस्था रही, है ना, कि पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन जो है 1889 में हुआ, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। पहले एक संस्था की पत्रिका के रूप में, वार्षिक अंक के रूप में, ये कहीं कहीं विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में 1889 में स्वतंत्र रूप से ये प्रकाशित हो गया। तो 1888 इसका मूल प्रकाशन वर्ष है। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में इसका प्रकाशन हुआ है मित्रों। बहुत बढ़िया। देखिए 952 कवियों का जो है इसमें जीवन चरित है। 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था। 66 नवीन कवियों का वर्णन इसमें किया है, ये भी एक तथ्य है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, केवल जानकारी रख लीजिएगा। कालक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास ग्रंथ है। वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास ग्रंथ पहले वाले देख लिए। अब कालक्रम अनुसार, कालानुक्रम अनुसार या कालानुक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा किया गया, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित है। नाम उसका था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान रखिएगा मित्रों, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्लास के प्रारंभ में ही कहा था, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ कौन सा है? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसको माना गया है? किसने माना है? किशोरीलाल गुप्त ने, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके, देखिए जो प्रश्न खड़े किए हैं उनके उत्तर आपको शनि शनि मिलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सर्वप्रथम नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, सीधा परीक्षा में आएगा कि किस पुस्तक में या किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम या किस लेखक द्वारा सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। इसमें कुल 12 अध्याय हैं मित्रों। कहीं कहीं आपको 11 भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन एक 12वां विविध और है। ठीक है, वैसे नामकरण की स्थिति में देखोगे तो 11 ही अध्याय हैं, 12वां विविध है। तो देखें, पहला है चारण काल। कहीं कहीं तो काल विभाजन किया गया है, कहीं कहीं नहीं किया गया है, लेकिन एक प्रयास जरूर किया है। तो 700 से 1300 ईस्वी के बीच में चारण काल। फिर दूसरा देखिए 15 शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज भाषा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसका फिर समय भी लिखा है 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, है ना, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि यानी तुलसीदास के बाद के कवि। ठीक है, इनका 1 2 3 4 जो कालखंड है उनका तो इन्होंने समय भी दिया है। उसके बाद देखें महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी, और ये विविध 12वां। तो कुल 12 अध्याय है, उसमें से 4 का इन्होंने समय भी दिया है मित्रों, तो वो भी थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। मैं कह रहा हूं गलती निकालना बहुत सरल है, लेकिन पहली बार जो प्रयास किया गया वो वाकई काबिले तारीफ है। बाकी ठीक है, कमियां रहेगी। अध्यायों की संख्या अधिक है, शीर्षक मात्र है, नाम जो लिखे वो। 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है पूरे इतिहास ग्रंथ में। विशेष तथ्य क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। मित्रों ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि मैं जब लेक्चरर बना तब भी प्रश्न था, उसके बाद भी निरंतर परीक्षाओं में देखता आ रहा हूं कि प्रश्न ही है। और सच कह रहा हूं, मैं वर्षों से ऑफलाइन माध्यम में बच्चों का मार्गदर्शन करता रहा। कोरोना के समय से जब मेरे अंदर की एक छटपटाहट थी कि यार अब मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, यद्यपि मेरा ऑनलाइन माध्यम में आना थोड़ा लेट हुआ है।
अभी आपके मधुरम को प्रारंभ हुए लगभग 10 महीने के आसपास ही हुए हैं और अभी आप सब लोगों की साक्षी में इसकी प्रथम वर्षगांठ जो है हम जरूर मनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये माध्यम इतना सफल हो रहा है, इतना सार्थक हो रहा है कि मैं उन सभी बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं जो शायद मुझसे प्रत्यक्ष रूप से कक्षाओं में बैठकर नहीं पढ़ पाए। और मैं सौभाग्यशाली हूं, सच में बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि शिक्षक होना परम सौभाग्य का विषय है और वह शिक्षक होना जो कई बच्चों को कहीं न कहीं सही दिशा में पहुंचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करता है। और सच में हर शिक्षक करता ही है, किसी का दायरा छोटा होता है, किसी का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो मुझे परम प्रसन्नता है कि मैं आप सब लोगों के लिए 1 बजे निरंतर प्रयास करूंगा और मेरी ओर से जितना हो सके उतना जरूर करूंगा। आप बस आपका जो स्नेह है वो निरंतर बनाए रखें और बहुत मन से पढ़ाई करें। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी सरकारी सेवाओं में आए, हमारे विद्यालयों में बहुत सारी रिक्तियां हैं उनको पूरी करें आप। और हो सकता है कि आप मेरे ही अंडर में कहीं न कहीं आ जाएं, तब भी आपका स्वागत है ना मित्रों। तो आप बस मन लगाकर, हताश होना ही नहीं है। खोने के लिए क्या है बताओ, बेरोजगारी से ज्यादा और क्या हो सकता है। और जब अब हम कुछ कर्मठता के साथ, मजबूती के साथ कर रहे हैं तो वर्तमान युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार कीजिएगा। परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, उसका सदुपयोग करने का पूरा प्रयास। और प्रथम प्राथमिकता हमारी पढ़ाई है, तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई की तरफ बहुत मुस्तैदी से जुटना पड़ेगा मित्रों। तो देखिएगा, हिंदी में को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा, हिंदी को क्या कहा है इन्होंने, ये भी महत्वपूर्ण, अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है, ये भी एक तथ्य है ग्रियर्सन द्वारा। शुक्ल ने इसे इतिहास पुस्तक के रूप में नहीं स्वीकारते, बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह किसको कहा है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कहा है। शुक्ल जो है इसे भी इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, ठीक है, अपनी जगह उनका मानना है। फिर देखिए मित्रों, मिश्र बंधु, देखिए मित्रों मिश्र बंधु की बात करते हैं तो 3 मिश्र भाइयों का नाम है मिश्र बंधु। और आप देखिए ट्रिक के द्वारा, गणेश श्याम सुखदेव, प्रथम पूजित हमारे जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश, श्याम, सुखदेव, इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो तीनों भाई आपको याद हो जाएंगे। पंडित गणेश बिहारी, राव राजा श्याम बिहारी, राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये इनकी उपाधियां भी हैं। कुल मिला के गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इतना याद रखना है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों भाई है और तीनों ने मिलकर जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। रचना मिश्र बंधु विनोद, कितने भाग, 4 भाग, प्रथम द्वितीय तृतीय भाग 1913 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। तो 1913 ईस्वी को हम याद रखेंगे, है ना। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष अगर एक पूछा जाए तो 1913 ईस्वी। चतुर्थ भाग जो है मित्रों 1934 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम तो याद रह ही जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम विशाल एवं इतिवृत्तात्मक लेखन ग्रंथ है। सबसे पहला, लगभग 5000 कवियों का जो है इसमें वर्णन है, उनकी रचनाओं का भी वर्णन है। तो ये एक प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो बहुत बड़ा और वास्तव में धरातल पर लिखा गया। करीब 5000 कवियों का वर्णन, एग्जैक्ट 4591 है। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है, कालानुक्रम पद्धति पर रचित है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, बड़ा वृत्त संग्रह मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर है, ठीक है। और वृत्त संग्रह में 2 आगे शिवसिंह सरोज आ गया और वो इस्तवार दला लितेतुर हिंदुस्तानी आ गया, ठीक है। तो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह है, ये महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का जहां जहां नाम आता है वहां महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक है। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा, ये फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दीजिए मित्रों। और ये क्लास आपके लिए आज वाली कितनी फ्रूटफुल होगी ये तो आप इस कक्षा को देखने के बाद ही अनुभव कर पाएंगे। और फिर आप इसको जब अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे तो ये आपका दायित्व है। अब मुझे ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि जिसको जरूरत हो वहां तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। पूर्णतः सीरियल से हम कक्षाएं लेकर आ रहे हैं, हमारा प्रयास है बहुत जल्दी आपका काम हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ लेखक हैं। आपकी जो रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है, रचना काल 1929 है, ठीक है। सन 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द सागर नामक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, है ना, कि भूमिका
जिस भूमिका का नाम है हिंदी साहित्य का विकास, भूमिका का नाम भी ध्यान रखिएगा, शीर्षक से आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। यानी आचार्य शुक्ल को काशी में बुलाया गया था कि एक बहुत बड़ी परियोजना है हिंदी शब्द सागर नामक एक बहुत विशाल पुस्तक का निर्माण करना है, तो आपको एक दायित्व दिया जाता है कि आपको भूमिका लिखनी है। आप सोचिए कितने विद्वान व्यक्तित्व रहे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केवल भूमिका लिखने के लिए कहा और भूमिका इतनी बड़ी लिख ली कि वो पूरा इतिहास का ग्रंथ बन गया। तो ऐसे पुरोधाओं को प्रणाम करने का मन करता है मित्रों, और हमें तो उनके द्वारा लिखे हुए इतिहास ग्रंथ के तथ्यों पर थोड़ा ध्यान देना है। ये लिख सकते हैं इतना बड़ा ग्रंथ भूमिका में, तो क्या इस भूमिका को हम थोड़ा याद नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति चाहिए। 1940 में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। जैसे मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान पत्रिका विशेषांक के रूप में निकला था 1889, 1888 में, और बाद में स्वतंत्र पुस्तक 1889 में हुआ। इसी तरह से यहां 1940 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुई। लगभग 1000 कवियों का विवेचन है। चरित्र के साथ साथ साहित्य मूल्यांकन को महत्व दिया गया। विधेयवादी पद्धति पर रचित ग्रंथ है। और आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भारत में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता रहे और विधेयवादी पद्धति के जनक तैन माने जाते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। शुक्ल जी ने प्रथम बार साहित्य इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण किया। मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करने वाले आचार्य शुक्ल रहे। एक काल के आधार पर और एक प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने नामकरण किया है। जैसे आदिकाल, दूसरा वीर गाथा काल है ना, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, जिनको भक्ति काल और रीति काल कहते हैं, गद्य काल और आधुनिक काल। तो दोहरे नामकरण जो है वो आचार्य शुक्ल ने किए। अपभ्रंश को प्राकृताभास भी कहा, यह भी एक तथ्य है, इसलिए यहां पर लिख लिया है ना। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, क्लास आपको अच्छी लगी होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे बात कर पाया हूं। बहुत ज्यादा डिटेल का समय नहीं है और मैं चाहता हूं कि लेंदी हो जाएगा। एक बार फिर से आपको सारी स्लाइड से रूबरू कराता हूं। सबसे पहले हमने कुछ प्रश्न यहां पर रखे थे, उसके बाद आप देखेंगे मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। पहला, गारसा दत्तासी का जो हमारा इतिहास ग्रंथ है, प्रथम साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक हैं, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। कुल 5 जो है भाग हैं और 2 संस्करण है, प्रथम और द्वितीय संस्करण। ठीक है मित्रों, और 738 कवियों का इसमें वर्णन किया गया। फिर देखिएगा, हाँ इसमें देखिए 738 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें 72 केवल हिंदी के थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो तज़किराई सुवराई जो हिंदी जो है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा एक अनुवाद और कुछ मौलिक अंश जोड़कर 1004 कवियों का इसमें वर्णन किया गया। उसके बाद मित्रों इसके महत्व के बारे में और क्या, आचार्य शुक्ल ने इसको वृत्त संग्रह मात्र कहा, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा चीजें इसमें रचनाओं को लेकर नहीं थी, केवल लेखकों का नाम था। शिव सिंह सेंगर जो है हमारे प्रथम हिंदी भाषी लेखक है, इन्होंने शिव सिंह सरोज का निर्माण किया 1883 ईस्वी में। फिर देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कहा है कि सबसे पहले किसी भारतीय द्वारा ऐसा सराहनीय काम किया गया। उसके बाद देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ 1888 में एक अच्छा प्रयास था। इसमें सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया मित्रों। ठीक है, और इसका अनुवाद भी हुआ है, वो भी आपने देख लिया। ये 12 अध्याय में क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया, और 4 अध्याय ऐसे हैं जिनको पूरा समय के साथ लिखा गया है। काल विभाजन का प्रयास किया गया है। ठीक है, कुछ गलतियां इसमें जरूर हुई है। मिश्र बंधु जो है 3 मिश्र भाई हैं, है ना, मिश्र इनका सरनेम है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। 4 भागों में इसकी रचना हुई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ मित्रों। इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य शुक्ल ने लिखा है उसका बेस ग्रंथ यही है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है ये, सर्वमान्य, ध्यान रखिएगा, और इसको हमें पढ़ना ही चाहिए। 1929 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें हिंदी साहित्य का विकास नामक भूमिका, ये भूमिका का नाम ये था, हिंदी साहित्य का विकास, और उस भूमिका के बहाने उन्होंने क्या कर दिया मित्रों, पूरा इतिहास ग्रंथ लिख लिया। तो आशा करता हूं ये कक्षा आपके लिए अच्छी रही होगी। कमेंट के द्वारा आप जरूर मुझे बताएंगे। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मैं उन सुझावों के अनुरूप सुधार और करने का प्रयास करूंगा, लेकिन तत्काल सारे सुझावों को अप्लाई कर पाऊं इसमें शायद
कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं निरंतर आपके हित के लिए प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगली कक्षा के लिए 1 बजे तैयार रहिएगा। आपके लिए निश्चित तौर पर मिलेगी 1 बजे मधुरम हिंदी के साथ हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, बिल्कुल निःशुल्क। बस आप तो पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।